हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पर्सनल स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गाइस, कुछ टाइम से मुझे लग रहा था कि मुझे अपने मन की करनी चाहिए, और फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं मन की ही करूँगा। मतलब काफ़ी टाइम हो गया था मुझे अपने दिल की आवाज़ सुने, तो मैं बेतुकी तुमसे बात नहीं करूँगा। आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे। मैं कुछ 20 या 25 ईडियम्स लेके आया हूँ, जिनकी स्टोरी मैं आपको बताऊंगा, जो काफ़ी अच्छी स्टोरी है, जिनकी बहुत अच्छी स्टोरी है। मान के चलो, इनकी स्टोरी से आप याद करोगे ना इडियम एंड फ्रेजेस को, तो आप चंद चुटकियों में इसको कर याद कर पाओगे, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से मैं इनको बता पाऊँगा। तो गाइस, मज़े लेके पढ़ना है, एक एक स्टोरी को ध्यान से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली ईडियम है हेल्शियन डेज। ईडियम्स होती है मुहावरे, लोकप्रिय। ये कैसे बना, कैसे आया, क्या हेल्शियंस है, क्या डेज है, क्या कहानी है इसके पीछे की, मैं कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को। जी हाँ, एक बार एक जगह थी। ऐसा ये मिथ है, शांतिपूर्ण दिवस होते हैं, पीसफुल डेज का मीनिंग होता है। ये एक बार ना एक जगह थी यूरोप के अंदर। एक कहानी है ग्रीक माइथोलॉजी की। जी हाँ, ग्रीक माइथोलॉजी की एक कहानी है। ये काफ़ी अच्छी कहानी है कि एक नदी बहती थी। जी हाँ, एक नदी बहती थी भाई। यूरोपियन किंगफिशर के नाम, मतलब किंगडम में एक नदी बहती थी। जी हाँ, नदी बहती थी। वो नदी हमेशा तूफान आता रहता था, नदी में बाढ़ आई रहती थी। वहाँ के लोग बड़े परेशान रहते थे उस नदी से कि हमेशा ही बाढ़ आई रहती है नदी में, तो हम क्या करें, क्या खाएंगे, क्या बसाएंगे, क्या गुसर बसर होगा। तो एक खास बात थी, एक चिड़िया थी हेल्शियन नाम की। जब वो चिड़िया वहाँ पर आके घोंसला बनाती, तो उस वक्त पे, जी हाँ, उस वक्त पे ये जो नदी थी वो बड़ी शांत रहती थी। और ये जो चिड़िया थी, ये सिर्फ 15 दिसंबर से आती थी और 1 जनवरी तक रहती थी। यानी कि 15 दिन के लिए आती थी, घोंसला बनाती थी। तो उस वक्त पे ये नदी बड़ी शांत रहती थी। तो जब भी ये हेल्शियन नाम की चिड़िया वहाँ पर घोंसला बनाती, तो नदी बड़ी शांत रहती। तो लोग समझ जाते थे कि अब शांति वाले दिन आ गए हैं, क्योंकि नदी बड़ी आसानी और शांत तरीके से बहेगी, और लोगों की जो ज़िंदगी है रोज़मर्रा की, वो काफ़ी अच्छी चलेगी। वहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन हो गया, जन्म हुआ हेल्शियन डेज। हेल्शियन क्या थी, एक चिड़िया थी, ठीक है। उससे इसका क्या हुआ, ओरिजिन हुआ। हेल्शियन डेज का मतलब होता है ए पीसफुल डेज। लोगों को क्या लगा कि अब कैसे दिन आ गए हैं, पीसफुल यानी कि शांति वाले दिन आ गए। ये काफ़ी अच्छी कहानी थी। एक और साथ के साथ एक ईडियम और आती है, टू राइज लाइक अ फिनॉक्स फ्रॉम द एशेज। एशेज होती है राख से कोई चीज़ का बनना। मतलब क्या, फिनक्स क्या है, एशेज क्या है। फिनक्स एक पक्षी का नाम है, फिनिक्स, जो जापान के अंदर पाया जाता है। जापान की जो माइथोलॉजी है, उसमें ऐसा माना जाता है कि जब दुनिया का अंत होगा, जब दुनिया का अंत होगा ना, एक फिनिक्स नाम का पक्षी है, वो जल जाएगा, और जैसे प्रलय आएगी वो जल जाएगा, और पुनः वो अपनी राख से खड़ा होगा और एक नए जीवन की संरचना करेगा। जी हाँ, ये चाइनीज जापानीज माइथोलॉजी से आई है ईडियम। इसका मतलब क्या होता है, टू राइज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम द एसेस। इसका मतलब होता है कि आप एकदम ज़िंदगी के निम्न सतर पे हो, आप डाउन हो चुके हो ज़िंदगी में, फिर आप गिव अप करो। मतलब फिर आप क्या करो, एक कहते हैं ना कि मान के मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये वही है भाई। एकदम आप हार चुके हो, फिर आप लो लेवल से उठो। इसका मतलब ये होता है टू राइज लाइक ए फिनिक्स फ्रॉम द एसेस। अगला भाई, अगली का मीनिंग क्या है। अगला है वंस इन ए ब्लू मून। वंस इन ए ब्लू मून कैसे, आपने कभी देखा पूर्णमासी की रात को, जब पूर्णमासी की रात को जब 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 होता ना, पूर्णमासी की रात होती है, जो पूर्णमासी वाली रात, उस दिन ना चांद नीला नीला दिखता लोगों को। रियलिटी है ये, कभी कभार ही दिखता है। कैलिफोर्निया का देखो ये नज़ारा है, ये रियलिटी में है। कैलिफोर्निया में आप गूगल सर्च कर लेना कि कैलिफोर्निया की जगह है, कैलिफोर्निया है, वहाँ पे ये मून दिखता है। दुनिया के बहुत कम इलाकों में ये मून दिखता है, और कभी कभार दिखता है। तो वहाँ से इस ईडियम का ओरिजिन होता है वंस इन ए ब्लू। मतलब मून का मतलब होता है कि रेयर ऑफ रेयर चांसेस में किसी चीज़ का दिखना। जैसे हम हमारी आम भाषा में बोल देते हैं क्या, ईद का चांद। लेट्स सी, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पजल।
आप बोलोगे सर पजल ऑल एट सी इसका मतलब क्या? देखो पुराने टाइम पे क्या होता था, जब नाविक होते थे, जो नाविक होते थे, पुराने टाइम पे जो नाविक होते थे, इनसे इस इडियम का ओरिजिन हुआ। जी हाँ, जो सैलर्स होते थे उनसे इस इडियम का ओरिजिन होता है। कैसे? देखो पुराने टाइम पे जो समुंदर में जहाज चलते थे, जो जहाज चलते थे समुंदर में, तो वो खो जाते थे। जी हाँ, वो खो जाते थे कि उनको कहाँ जाना है, कहाँ पे जाऊँ मैं, कहाँ ना जाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे कंपास की खोज नहीं हुई थी। जी हाँ, कंपास की खोज नहीं हुई थी, तो डायरेक्शंस का पता लगाना उनके लिए मुश्किल हो जाता था। जी हाँ, मुश्किल हो जाता था, तो उनको सारा समुंदर एक जैसा दिखता था। सारा का सारा समुंदर कैसा दिखता था? एक जैसा दिखता था। तो वो बहुत ज़्यादा पजल हो जाते थे। वहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हुआ। ऑल एट सी मतलब वेरी पजल्ड, क्या होना? पजल होना। ऑल एट सी होता है जो कंप्लीटली क्या हो? पजल हो जाए। फेस द म्यूजिक, इसका ओरिजिन होता है, जो इस ईडियम ये आई कहाँ से आई? ये ईडियम आई है भाई आपकी नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। जी हाँ, आपने सही सुना, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से इस ईडियम का ओरिजिन हुआ है। कैसे भाई? जब भी कोई सैलर, नाविक क्या करता था? गद्दारी करता था, तो उसकी कोट की बाहें फाड़ दी जाती थी। जी हाँ, आपने सही सुना, मैंने सही बोला कि उसकी क्या कर दी जाती थी? कोट की बाहें फाड़ दी जाती थी। और उसके जब वो वहाँ से जा रहा होता था, जैसे कोर्ट मार्शल करते हैं, जब वो वहाँ से जा रहा होता था, तो वो क्या करते थे? उसके सामने म्यूज़िक बजाते थे। एक तो मानो आपकी बेइज्जती हुई है, ऊपर से आपको म्यूज़िक भी सुनना पड़ रहा है। तो वहाँ से सीरियम का ओरिजिन हो गया भाई। फेस द म्यूज़िक मतलब जो आपने किया है, आप उसके परिणाम के लिए भुगतने के लिए तैयार होना। अगली ईडियम है भाई लल, लुल होता है, सॉरी लल बोल दिया था, लुल बिफोर द स्ट्रॉम। लुल क्या होता है? ये कहते ना, हमारे यहाँ भी आप बोलते हो कि ये तूफान से पहले की क्या है? शांति है। बेसिकली इसका मतलब यही होता है, इसका कोई ओरिजिन नहीं है। द अल्फा एंड द ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है? अल्फा क्या है, ओमेगा क्या है? जो आपके ग्रीक हैं, जी हाँ, जो आपकी ग्रीक, जैसे हमारे यहाँ 1 2 3 4 0 से शुरू होते हैं नंबर्स, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक चलते हैं, ऐसे ही ऐसे ही जो ग्रीक माइथोलॉजी है वहाँ पे नंबर होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा। ऐसे अल्फ़ा, बीटा, गामा, और जो भी आपका पाई हो गया, ये सब किससे आए हैं? ग्रीक माइथोलॉजी से आए हैं, ग्रीक रूट वर्ड से आए हैं। तो वहाँ से जो जो गिनतियाँ होती हैं ना, उसका पहला अक्षर होता है अल्फ़ा, और जो इनफाइनाइट तक जाता है उसका मतलब होता है ओमेगा। जी हाँ, अल्फ़ा एंड ओमेगा, बिगिनिंग टू एंड। आपने भगवत गीता सुनी होगी, तो भगवत गीता में भी कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनादि हूँ, मतलब मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ। तो बेसिकली वो ईडियम बोल रहे होते हैं उस वक्त पे, क्या? अल्फा एंड द ओमेगा। अगली ईडियम की तरफ चलते हैं। डोंकीज ईयर, डोंकी ईयर से क्या क्या? डोंकी समय क्या मतलब? समझ नहीं आ रहा ना। पुराने टाइम पे क्या होता था? पहले देखो, मैं बेसिकली एक बात आ देता हूँ, टाइम की कोई भी शेप नहीं है। आप घड़ी में देखते हो तो वक्त कुछ और है, ऊपर यूनिवर्स में कुछ वक्त और कुछ चलता है। पुराने टाइम पे क्या होता था? लोगों का वक्त का नहीं पता था, क्यों? घड़ी नहीं होती थी, उससे पहले की बात है। तो राइटर्स का ज़माना था उस टाइम पे, 16वीं सेंचुरी में घड़ी का इजाद हुआ। तो लोगों ने क्या किया? टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, जी हाँ, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने गधे के कान से टाइम को क्या किया? रिप्रेजेंट किया। जी हाँ, गधे के कान से क्या किया गया? टाइम को रिप्रेजेंट करा। उस टाइम पे जब ये ईडियम बनी स्टार्टिंग के अंदर, तब इसमें क्या नहीं था भाई? तब इसमें ये वाई नहीं था, सिर्फ ईयर्स था। तो कहते हैं ना कि नाम अगर हम, नाम पड़ गया फिर तो इसका वाई, फिर ई की जगह वाई लगाने लग गए लोग, ई की जगह वाई लगाने लग गए लोग। तो कहते हैं ना कि एक बार जैसे नाम बिगड़ना शुरू हो जाए तो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। जैसे मीनू का मीनूड़ा हो जाए, हम प्यार में बोलने लग जाए, जैसे मेरा नाम पंकज है, मुझे घर पे सब कालू बोलने लग जाए, आर्यन बोलने लग जाए, कुछ भी बोलने लग जाए। ऐसे ही डोंकी ईयर्स थे, कान, गधे के कान से क्या किया गया था? टाइम को रिप्रेजेंट किया गया था किसने? राइटर्स ने। लेकिन ये वाई आगे लगाना शुरू हो गया, तो यहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हुआ। तो क्या होता है? डोंकीज ईयर का मतलब ए लॉन्ग टाइम। कैसे?
कि जो राइटर्स थे पुराने टाइम पे उन्होंने टाइम को कैसे दर्शाया था, क्योंकि टाइम की तो कोई शेप ही नहीं थी उस वक्त पे। तो उन्होंने टाइम को किससे दर्शाया था, घोड़े गधे के कान से। उसके अगले भी, ये भी 16वीं शताब्दी या 14वीं या 15वीं शताब्दी में ईडियम बना, कैच टाइम बाई द फोरलॉक। मतलब क्या, फोरलॉक होता है भाई, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। फोरलॉक कुछ नहीं होता बेसिकली, ये अगले अब जो बाल होते हैं ना हमारे, एक सेकंड गाइस, ये देखिए जो ये आपके अगले वाले बाल होते हैं, ये होता है। एक राइटर आए रॉबर्ट विलियम के नाम से, उन्होंने जो टाइम को रिप्रेजेंट करा ना, तो उन्होंने घोड़े के जो पूंछ के बाल होते हैं उससे क्या किया गया, टाइम को रिप्रेजेंट किया गया। जी हाँ, कह तो रहा हूँ ना, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग वे में टाइम को रिप्रेजेंट किया था। एक ने कैसे किया, डोंकीज ईयर से, इसने कैसे किया, कैच टाइम बाई द फोरलॉक। फोरलॉक होता है घोड़े का जो पीछे वाला जो पूंछ वाले जो बाल होते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। उसमें उसने क्या किया, टाइम को बांध दिया था। एक राइटर ने अपनी एक पोइट में टाइम को बांध दिया था, किससे, घोड़े के सॉरी जो पूंछ पे जो बाल होते हैं उससे। तो वहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हो गया। ये बेसिकली एक लाइन थी उस किसकी, कहानी की, कैच टाइम बाई द फोरलॉक, मतलब सीज एन अपॉर्चुनिटी, मतलब कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है आपको उसने क्या कर, आपने उससे क्या कर लिया है, दबोच लिया है, पकड़ लिया है। अल्मामीटर क्या है भाई, अल्मामीटर एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप क्या है, जैसे आपकी कोचिंग हो गई, वो आपके लिए क्या है, अल्मामीटर, जहाँ पर आपको एजुकेशन मिले, स्कूल हो गया, वो क्या आपके लिए अल्मा मैटर है। बेसिकली अल्मामीटर कोई एक जगह है चाइना के अंदर, जहाँ पे पुराने टाइम पे सभ्यताएं थी ना, वहाँ पर क्या पाती थी, शिक्षा पाती थी। जैसे 4 सिविलाइजेशन हुई, आपको पता होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, चाइनीज़ वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया, ग्रीक, मिस्र, मेसोपोटामिया, ये 4 सभ्यताएं हुई थी उस टाइम पर, जब ये शिक्षा का केंद्र माना जाता था अल्मा मैटर। यहाँ से सीडीएम का ओरिजिन होता है। ये काफ़ी अच्छी हुई, पेनालोपी वेब। पेनालोपी वेब का मतलब होता है एक काम जिसका कोई भी अंत ना हो। आप बोलोगे सर क्या काम क्या अंत, देखो एक कहानी है प्यार की, आपने सही सुना, ये कहानी है प्यार की। कैसे, एक राजा होता है, अपनी रानी से राजा रानी एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते होता है। तो जैसे ही पड़ोसी देश का राजा आक्रमण करता है, तो राजा उससे लड़ने के लिए जाता है और रानी से कहता है कि तुम मेरा वेट करना, मैं आऊँगा लौट के। तो रानी उसका वेट करने लग जाती है। देखो राजा युद्ध लड़ने गया, काफ़ी साल तक राजा लौटता ही नहीं। अब जो कि राजा नहीं लौटता, तो उसके मंत्रीगण सलाह करते कि राजा के बिना राज्य कैसे चलेगा। तो रानी को सलाह देते कि आप शादी कर लो, वरना हम इस राज्य को हथिया लेंगे। मंत्री बोले कि आप शादी कर लो, वरना हम इस राज्य को हथिया लेंगे। तो रानी ने एक शर्त रखी कि वो एक ऐसा स्वेटर बनेगी, जब वो ख़त्म हो जाएगा तब वो शादी कर लेगी। बेसिकली रानी ने ये कहा कि मैं एक ऐसा स्वेटर बनूंगी, जब वो स्वेटर मेरा पूरा हो जाएगा मैं क्या कर लूँगी, शादी कर लूँगी। तो वो शुरू हो जाती है, वो पूरी ज़िंदगी बिता देती है। जी हाँ, मैंने सही कहा, वो पूरी ज़िंदगी बिता देती है स्वेटर बुनने में। ना तो कभी स्वेटर बुना गया, ना वो कभी राजा वापस आया, ना मंत्रीगण उसे शादी की कह सके। तीनों काम हो गए, ना तो रानी को शादी करनी पड़ी, ना राजा वापस आया, ना राज्य उसके हाथ से गया। तो इसका मतलब क्या होगा, पेनालोपी वेब मतलब कोई एक ऐसा काम जिसका कोई भी एंड ना हो। बेसिकली सीडीएम का ओरिजिन ये था। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब होता है, आपने कभी जब आपने कभी देखा बारिश के टाइम आसमान नीला हो जाता है और वहाँ से अचानक से क्या हो जाए भाई, बिजली का चमकना शुरू हो जाए। जैसे आप जा रहे हो मान के चलो, और अचानक से कोई बिजली चमक गई, तो आपके लिए वो क्या होगी, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मतलब अचानक से कोई काम हो जाना। उसके बाद भैया ब्रेक द आइस। देखो ब्रेक द आइस ये ह्यूमन बिहेवियर को दर्शाता है। कैसे, जैसे बर्फ़, जो आपने बर्फ़ देखी ना, बहुत ज़्यादा सख्त होती है, लेकिन जब वो बर्फ़ टूटती है ना, तो बहुत कुछ हिस्सों में टूटती है। ऐसे इंसान की चुप्पी को दर्शाया गया बर्फ़ के माध्यम से, कि इंसान जब तक बोलता नहीं, लेकिन जब बोलता है ना, बहुत ज़्यादा बोलता है, सारे धज्जियाँ उड़ा देता है। तो ब्रेक द आइस का मतलब होता है
इनिशिएट अ टॉक मतलब चुप्पी तोड़ना। लिव इन द लर्च, ये बेसिकली हर इडियम, ये हर मतलब कहते हैं ना कि गीता कुरान बाइबल सबसे आई है। लिव इन द लर्च क्या होता है भैया? लर्च होता है, लर्च एक चर्च में जगह होती है जहाँ पर कॉफिन होता है भैया, जहाँ पर सब डेड बॉडी को लेटाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ अर्थी भी देखी होगी आपने, तो एक वक्त आता है जहाँ पर उनको जलाया जाता है, तो उससे पहले अर्थी को छोड़ दिया जाता है एक जगह पे, आगे वाले पीछे हो जाते हैं, पीछे वाले आगे हो जाते हैं। तो उस सिचुएशंस को एक राइटर ने अज्यूम करा अपनी कहानी के दौरान, तो उसने तब इस इडियम का ओरिजिन हुआ, लिव इन द लर्च। जी हाँ, लर्च होता है कि जब उनको नीचे उतारते हैं, वो आगे पीछे होते हैं, तो लर्च उस वक्त को बोलते हैं। लिव इन द लर्च मतलब मुसीबत के पल में साथ छोड़ने वाला दोस्त। मतलब देखो, जो मुर्दा है वो क्या सोच रहा है, तो मर चुका है, लेकिन उस ऐसी उसकी उम्मीद है कि जो उसके रिश्तेदार हैं उसको कॉफिन में लेटाएंगे, चिता पर लेटाएंगे, लेकिन उसको छोड़कर आगे पीछे हो रहे हैं। तो यहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हुआ था, लिव इन द लर्च। उसके बाद ही डाइड इन हार्नेस। डाइड इन हार्नेस का मतलब होता है भैया कि कोई आप काम कर रहे हो, आप उसके दौरान आपकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, ये रहा भाई, डी इज द राइट आंसर। जब आप कोई काम कर रहे हो तब आपकी मृत्यु हो जाए। किकिंग हिज हिल्स मतलब आप मान के चलो, हिल क्या होती है? पहाड़ी होती है। आप किक करो किसी पहाड़ी को, तो आप क्या क्या कैसा काम कर रहे हो? आप ऐसा काम कर रहे हो जो कि एमलेस है, फ्रूटलेस है, जिसका कोई भी मतलब औचित्य नहीं है लाइफ में। वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब इसका मतलब होता है नो सिकिया नेव। मतलब कैसे? जब देखो बच्चा जन्म लेता है ना, तो बहुत सारा क्या होता है उसके मतलब वो लगा होता है ना, पानी वगैरह लगा होता है, तो कहते हैं कि वो सारा मतलब सही हो जाता है, लेकिन जो कान के पीछे का जो भाग होता है वहाँ पे हमेशा पानी रहता है। जी हाँ, हमेशा बच्चे के कान का पीछे वाला गीला रहता है। वो सबसे कहते हैं ना, सबसे लेट सूखता है वो। जी हाँ, सबसे लेट सूखता है वो। तो वहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हुआ। तो यहाँ से क्या बताना चाहता राइटर, क्या बताना चाहते थे? वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब अभी तो इसके कान के पीछे का पानी भी नहीं सूखा, मतलब अभी तो ये क्या है? नवजात है, नौसिखिया है। अगला भी देखो, ये बात जिंदगी में सबके साथ होती है। क्या? सक्सेस हैज़ मैनी फादर बट फेलियर इज एन ऑर्फन मतलब जैसे ही आप कामयाब होगे तो सब कहेंगे नहीं ये मेरी वजह से कामयाब हुए, नहीं ये मेरी वजह से कामयाब हुआ है, लेकिन जब आप फेल हो जाओगे तो सिर्फ आप खुद ही होगे, कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा। तभी कहते हैं कि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स, कि सक्सेस के तो बहुत सारे मिल जाते हैं कहने के लिए, नहीं ये मेरी वजह से हुआ है, लेकिन फेलियर इज़ एन ऑर्फन मतलब कि जो फेलियर है वो क्या है? अनाथ है, मतलब उसके साथ में कोई नहीं खड़ा होता। बेसिकली इसका मीनिंग ये होता है। ये होता अभी देखो, ये मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। इसकी काफ़ी अच्छी कहानी है। जंप ऑन द बैंडवोगन क्या है भाई? जंप ऑन द बैंडवोगन, बैंडवोगन क्या है? गाड़ी का नाम है। जब पुराने टाइम में, क्या अभी भी पुराने टाइम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब सर्कस आता था तो जो सर्कस वाले होते थे ना, वो अनाउंसमेंट करते थे, वो बैंडवोगन में आते थे। जी हाँ, बैंडवोगन में आते थे अनाउंसमेंट करने के लिए, रंग बिरंगे जोकर बन के। वहाँ से सीडीएम का ओरिजिन हुआ भाई। कोई भी आप काम कर रहे हो, क्या इंजॉय से होके कर रहे हो, खुश होके कर रहे हो, फैशनेबल कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ से इस इडियम का ओरिजिन हुआ। तो जंप ऑन द बैंडवोगन। अगला भी क्लॉक एंड डॉगर, क्लॉक एंड डैगर, ये बेसिकली लंदन से इसका जन्म हुआ। जी हाँ, लंदन से जन्म हुआ इसका। कैसे? जो ड्रामा होता था ना, जो ड्रामा में ये ऐसे कॉस्ट्यूम पहनते थे सब, इसको डैगर बोलते हैं भाई, डैगर बोलते हैं इस कॉस्ट्यूम को, क्या बोलते हैं? डैगर बोलते हैं। डैगर वैसे खंजर को भी बोलते हैं, लेकिन क्लोक एंड द डैगर क्या बोलते हैं? जो इन्होंने पहना है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था भैया? ये लोग या तो ड्रामा वाले पहनते थे, या जो जासूस लोग होते थे लंदन में ये पहनते थे, क्योंकि उनको ढकने के बाद इनकी जो आइडेंटिटी है वो छुप जाती थी। वहाँ से इस जो पोशाक का जन्म हुआ था। बेसिकली आई भी ये वहीं से पोशाक, इन लंदन से। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? क्लोक एंड डैगर का मतलब क्या हो गया? जो अपने गुणों को क्या करे? छुपाए, जासूस की तरह। हॉब्सन चॉइस, हॉब्सन एक व्यक्ति था जो घोड़ों की रक्षा करता था। ये रहा हॉब्सन, ये घोड़ों की रक्षा करता था और ये अपनी मर्जी से घोड़े देता था।
जी हाँ, ये अपनी मर्जी से घोड़े देता था। एक आदमी इसके पास आया, उसने कहा भाई मेरे को घोड़े दे दे। तो उसने कहा कि जो मेरे साथ, मतलब इसने कहा कि ये जो पहले वाला घोड़ा यही ले जा, बाकी घोड़े नहीं दूंगा। एक भी नहीं, उसने अपनी, मतलब वो अपनी चलाता था, किसी और की नहीं सुनता था। हॉब्सन क्या करता था, अपनी ही चॉइस की घोड़े देता था सबको। बेसिकली इस इडियम का ओरिजिन भी यही है, मतलब भी ये हॉब्सन चॉइस होता है कि आपके पास कोई चॉइस का ना होना, यू हैव नो एनी चॉइस, आपके पास कोई भी चॉइस का ना होना। हरक्यूलियन टास्क, ये सबसे काफ़ी अच्छी कहानी है इसकी, फिर वो मैं बताऊंगा कि वो क्या मतलब उसका, जो मैंने छुड़वा दी थी। ये लास्ट इडियम है। हरक्यूलियन टास्क का मतलब क्या होता है? हरक्यूलियन कौन था भाई? हरक्यूलियस था ज्यूस का बेटा। जैसे हमारे इंद्रदेव है, ऐसे ही ग्रीक के जो राजाओं के राजा हैं, देवों के राजा, उसका नाम ज्यूस है। जी हाँ, ज्यूस उनके राजा का नाम है। किसके? जो ग्रीक में है। तो वो जब धरती पे आते थे ना, तो वो जो वुमेन्स होती थी, इंसान नहीं वुमेन्स होते थे, उनसे वो संबंध बना लेते थे सेक्सुअली, मतलब आप बोल सकते हो एक तरीके से, इज़ नॉट अ नेगेटिव वर्ड। तो उनसे जो बच्चे पैदा होते थे वो ना तो देव ना मानुष, वो देव मानुष कहलाते थे। ना तो वो स्वर्ग में रह सकते थे, धरती पे वो वैसे ही नहीं रहने देंगे क्योंकि धरती पे आम लोग रहते थे। तो ऐसे ही हरक्यूलियस की माता क्या थी? माता तो क्या थी? मनुष्य थी। जो उसके पिता थे ज्यूस, वो क्या थे? देवता थे। उन दोनों के कम्बिनेशन से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था हरक्यूलियस। जो कि हरक्यूलियस ना तो नर था, ना मानव, ना देव, सॉरी देवता। तो उस पर असीम शक्ति थी उसके पास, ऊपर से वो ज्यूस का बेटा था, तो उसका फ़ायदा उठाया गया। तो जो उसका राजा था जिसके यहाँ पर नौकरी करता था, तो उसने उसके लिए बहुत सारे युद्ध लड़े। जी हाँ, हरक्यूलिस ने उसके लिए बहुत सारे युद्ध लड़े और बहुत सारे युद्धों में वो जीता। तो जब सबको हरा दिया तो उस राजा को चिंता होने लगी, कल को तुमको भी कहे कि आओ बेटा निकाल दे तुमको भी राज्य से। तो एक दिन क्या किया, जैसे ही हरक्यूलियस आया, उसने उसकी शराब में नींद की गोली मिला दी, हरक्यूलियस की शराब में, और उसने उसके परिवार को काट डाला। जी हाँ, उसके परिवार को मार डाला, हरक्यूलियस के परिवार को। जब हरक्यूलियस की नींद खुली तो हरक्यूलियस के हाथ में वो तलवार रख दी। तो जैसे ही हरक्यूलियस को लगा, उठा और आंखें धोई बेचारे ने, तो उसको लगा कि उसने ही अपने परिवार का क्या कर दिया? कत्ल कर दिया। तो वो बड़ा दुखी होता, वो उसके पश्चाताप के लिए एक राजा के पास जाता है। तो राजा उसको 7 टास्क देता है, बहुत ज़बरदस्त टास्क देता है, मौत वाली टास्क। एक मूवी है हरक्यूलियस, वो देखना कभी, उसमें उसमें 7 टास्क दिखा रखे हैं। तो 7 टास्क देता है वो उसको। रॉक ने उस पर काफ़ी अच्छा किरदार निभाया, तो ड्वेन जॉनसन ने। तो उसको 7 टास्क मिलती हैं। तो इससे सीरियम का ओरिजिन होता है। हरक्यूलियन टास्क मतलब बहुत ज़्यादा कठिन काम। अब आ जाते हैं उस सीरियम पे जो मैंने छुड़वाई थी, ये वाली। उसमें से एक टास्क का नाम था क्लीनेस द ओगन स्टेबल्स। ओजियन एक नाम का एक स्टेबल था, मतलब एक घुड़सवार, स्टेबल्स बोलते हैं जहाँ पर घोड़े बनते हैं। जी हाँ, जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एजवंस। तो इसका मतलब था द क्लीनेस द एगवन स्टेबल्स। तो वो जो स्टेबल था, जो गौशाला थी, जो घुड़शाला थी, वो बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसको कोई इंसान साफ ही नहीं कर सकता था। तो क्या किया भाई, तो उसको कोई भी साफ नहीं कर सकता था। तो जब उसको टास्क मिली, ये तीसरी टास्क थी हरक्यूलियस की, जब उसको तीसरी टास्क मिली तो उसको ये अस्तबल साफ करना था। जी हाँ, इसको ये अस्तबल साफ करना था। उसने एक पूरी की पूरी नदी बहती थी, कौन सी? एजुएन नाम से, एजुएन नाम से एक नदी बहती थी। उसने पूरी की पूरी नदी को उस अस्तबल की तरफ मोड़ दिया था। इससे क्या हुआ, पूरी की पूरी नदी ने अस्तबल को साफ कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ से इस इडियम का मतलब हुआ कि कोई भी जैसे फिल्दी होता, गंदा, कोई भी गंदी जगह है उसको आपने क्या कर दिया, एक झटके में साफ कर दिया। जैसे मान के चलो आज के टाइम पे कोई भ्रष्ट है, आपने उसको क्या कर दिया, अब नौकरी से टर्मिनेट कर दो। आप पूरे डिपार्टमेंट अगर भ्रष्ट है तो उसको ही टर्मिनेट कर दो, मंत्री उसको टर्मिनेट कर दो, बर्खास्त कर दो। तो वहाँ पे इस इडियम का आप ओरिजिन मतलब यूज़ कर सकते हो, क्लीनेस द ओगवेन स्टेबल्स, ओजिन स्टेबल्स। ठीक है, इस इडियम का मतलब भी यही है, ओरिजिन भी यही है। तो गाइस फाइनली मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मुझे ये काफ़ी अच्छी इडियम्स लगी, मैंने इनकी आपकी कहानी भी बताई है।
तो गाइस प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।